गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में पढ़ा जाता है। पहला होता है थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड पार्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री। लिख लो जो लिख रहा है ना। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा इसका? थर्मोडायनेमिक्स। उसका अगला पार्ट होता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में रिएक्शंस आती है अलग अलग। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स में जो अपन पढ़ेंगे वो भी आएगा अलग अलग चीजें। ठीक है, थर्मो वर्ड से एक चीज तो पता ना, हीट एनर्जी। जैसे मैंने बोला थर्मो, तो उससे दो तीन चीजें दिमाग में क्लियर होती है कि हीट एनर्जी, ये चीजों का कुछ कुछ चल रहा होगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो यही चीजें चलती रहेगी आखिरी तक। हीट एनर्जी वर्क, ये तीन चीज पे पूरा बेस्ड है। ठीक है, और थर्मो के जो लॉज आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, और उसके बाद आखिरी में कुछ रिएक्शंस A+B से C+D, तो बनना टूटना, हीट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन फॉर्मेशन, ये सारे तो अलग अलग टाइप की रिएक्शन आती है थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैसे, ऑर्डर क्या रहेगा, कंटेंट्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो ये बता देता हूँ। पहले कुछ बेसिक टर्म्स तुमको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के पहले। उन बेसिक टर्म्स में ये तीन अलग अलग पार्ट में आएगा, ये यहाँ तक इंडिविजुअल टर्म्स को समझना है। ये टर्म समझ में आएंगे तो आगे का सारा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, फोन साइलेंट कर लेना बेटा ना। चलो, पहला आएगा सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। ये तीन चीजें समझनी है कि होता क्या है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। बातें नहीं कोई भी। ठीक है, फिर आएगा सिस्टम के टाइप्स, ये पढ़ने हैं, और बाउंड्री के टाइप्स। सराउंडिंग के कोई अलग टाइप नहीं है, सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग होता है, लेकिन सिस्टम के टाइप्स होंगे और बाउंड्री के टाइप्स होंगे। तो इसके और बाउंड्री के टाइप्स पढ़ेंगे, ये पार्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमा है वो बीच में ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ऑप्शन देता है चार, और कोई एक इंटेंसिव होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन देगा, या फिर 6-7 बहुत सारे नाम लिख देगा और बोल देगा विच ऑफ, या फिर हाउ मेनी ऑफ देम आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये चीजें तुमको आना चाहिए। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, भले वो छोटे से पार्ट है। ठीक है, स्टेट और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन होते हैं, पाथ फंक्शन। इसका भी यही क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन। यहाँ से सीधा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। 3-4 प्रोसेस है, तुम लोग पहले भी पढ़ के आए होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में। ठीक है, वो 4 प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये वाली जो 4 होती है, वो यहाँ पढ़नी है चारों प्रोसेस, और उनके साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे इंडिविजुअल एक एक टर्म्स हैं जो तुमको पढ़ने हैं। ये टर्म्स अगर सारे समझ गए तो इन टर्म्स के बेसिस पे ही आगे सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। उनमें कोई दो चीजों को जोड़ रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, वहां तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे अपन थर्मो वर्ड से पहली चीज आती है ना, एनर्जी और हीट। ऐसा तो एनर्जी के दो अलग अलग फॉर्म्स मानो, ये जो दोनों है ना, ये एनर्जी के ही फॉर्म्स हैं। ठीक है, एनर्जी के दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, हीट, वर्क, जो भी होता है। तो ये दो अपने को पढ़ना है, हीट अलग से पढ़ना है, वर्क अलग से पढ़ना है। हीट समझ लिया, वर्क समझ लिया, तो तुमको फिर एनर्जी क्या होती है समझ में आ जाएगा। और यही तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, यहीं से आता है। तो हीट अच्छे से समझ में आता होगा, वर्क आता होगा, तो फर्स्ट लॉ आ गया। इतना ही, बस दोनों को जोड़ना रहता है। ठीक है, अब ये जो पढ़ते हैं वर्क में फिर ये वाली सारी प्रोसेस इंक्लूड हो जाती है। वर्क डन इन, ये चारों प्रोसेस, वर्क डन इन पहली प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस, चौथी प्रोसेस। फिर वर्क डन इन पहली प्रोसेस विद रिवर्सिबल, पहली प्रोसेस विद इरिवर्सिबल। वर्क डन इन जो भी यहाँ सेकंड प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो बहुत सारी हो जाएगी वो, पता है आखिरी में पढ़ोगे ना, सब एक जैसा हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि कहाँ रिवर्सिबल लग रहा है, कहाँ इरिवर्सिबल है, कौन से वर्क का कौन सा फॉर्मूला है। तो अच्छे से पढ़ लेना उस चीज को। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर आता है इंटरनल एनर्जी। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एक ही बात है। ये दोनों समझ गया तो ये समझ जाओगे, इन दोनों का सम है ये। ठीक है, वर्क प्लस एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, बात खत्म। ठीक, अब ये आ जाएगा। उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ आता है, लेकिन एक सिंगल डेफिनेशन का ज़ीरोथ लॉ भी होता है, तो वो पढ़ लेंगे। एक ही डेफिनेशन है और कुछ है नहीं इसमें। थ्योरेटिकल आएगा तो आएगा, नहीं आता। ज़ीरोथ लॉ, फिर आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ किन चीजों पे बेस्ड है, इन पे, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, यही मिलके बनाता है फर्स्ट लॉ। ये जो दोनों है ये मिलके बनाएगा तुम्हारा फर्स्ट लॉ। समझ गए?
फर्स्ट लॉ तक आधा पार्ट खत्म हो जाता है इस चैप्टर का, यहाँ फर्स्ट लॉ वाले बात पे, ठीक है। उसके बाद फिर 2 और नए टर्म्स आएंगे तुम्हारे पास, एंथैल्पी और एंट्रोपी। क्या होती है पढ़ेंगे, बट अभी टर्म्स आएंगे जो पढ़ना है अपने को, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये पढ़ोगे, इनके हिसाब से इनके फॉर्मूलेस पढ़ोगे। फिर ये जब दोनों चीजें पढ़ लोगे, एंथैल्पी एंट्रोपी, तो तुमको सेकंड लॉ समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। फिर सेकंड लॉ पढ़ोगे, मतलब ये दोनों तीनों चीजें ऑलमोस्ट थोड़ी साथ वाली ही है, बोल सकते हो, ऐसा कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊपर का सारा पढ़ा होगा तो थर्ड लॉ समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड लॉ के बाद फिर थर्ड लॉ से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं गिब्स फ्री एनर्जी और ये वाला पार्ट आ जाएगा। फ्री एनर्जी बोलूं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलूं, वो सब उसी में पढ़ लेंगे अपन, गिब्स फ्री एनर्जी वाले टर्म, ठीक है। उसके यहाँ पे क्लियर है, यहां तक तुम्हारा क्या चलता है, थर्मोडायनेमिक्स 9th पॉइंट तक, समझ गए। 9th पॉइंट तक चलेगा तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, और फिर आएगा तुम्हारा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। A+B से जो C+D बनता है, वहां से अलग अलग क्वेश्चन पूछता है वो, कि हीट ऑफ ये, हीट ऑफ वो, रिएक्शन ऑफ ये, ऐसे बहुत सारे अलग अलग 8-10 टर्म्स हैं, उन 8-10 टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं, वो थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो बोलते हैं पार्ट 1 है थर्मोडायनेमिक्स, पार्ट 2 है थर्मोकेमिस्ट्री, और पार्ट 2 में ही फिर थर्मोकेमिस्ट्री से 2 लॉ आते हैं, हेस लॉ और लेवल्सर एंड लैपलेस लॉ। क्लियर है। तो इतना ये सब कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा क्लियर होगा थर्मोडायनेमिक्स। दिखने में ये ऐसा दिख रहा है कि छोटा सा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और ये वर्क, ये तुम्हारा सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूलेज जनरेट हो जाते हैं अलग अलग, समझ गए। और थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बजाय सॉल्व करने के। सॉल्व वाले क्वेश्चन इसमें इतने नहीं है, लेकिन थ्योरी के, मतलब अगर बोलो कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें 50% चांस होंगे थ्योरी से भी आ सकता है, 50% चांस है सॉल्व करने से भी आ सकता है। बाकी फिजिकल के चैप्टर में तो ज्यादा ये है ना कि सॉल्व करने वाली चीजें ज्यादा आती है, थ्योरी का कम आता है। ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से थ्योरी भी अच्छी खासी आती है, मतलब अगर 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 20 क्वेश्चन तो थ्योरी के ही होंगे, 20-30 आराम से, और बचे हुए 20-25 जो भी है, मतलब 25-25 का रेशियो ले लो, ऐसा समझ गए। तो थ्योरी भी इसका इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ऊपर से पढ़ते जाओगे समझते हुए तो इतना टफ नहीं लगेगा, वरना आखिरी में सब मिक्स हो जाएगा तुम लोगों को। क्लियर है। और फिजिक्स का थर्मो इसके थर्मो से थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा अलग है। तो जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री में याद रखना, जो फिजिक्स में पढ़ोगे फिजिक्स में याद रखना, क्योंकि इनके फॉर्मूलेज में सिंबल उल्टे होते हैं। तो वहां के फॉर्मूले यहाँ यूज मत करना और यहाँ के फिजिक्स में यूज मत करना, समझ गए। हाँ, तो वो सिंबल की वजह से पूरा आंसर ही गलत आ जाएंगे, ऐसा, ठीक है, समझ गए सभी। तो जो यहाँ पे लिखेंगे वो यहीं याद रखना, जो वहां लिखेंगे वो वहां याद रखना। क्लियर है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये सब बेसिक टर्म्स कोशिश करते हैं कि आज खत्म करें सारे, ठीक है। फिर कल से हीट वर्क से, या कोशिश करूँ हीट वर्क भी आज हो जाए, तो कल तो आया हूँ यहाँ तक, बहुत सारा सुबह से ये किया आज मैंने, ठीक है। चलो पढ़ेंगे अपन सिस्टम सराउंडिंग वाले पार्ट्स, है ना। चलो स्टार्ट करें थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये भी मतलब हर चैप्टर के जैसे अपन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है, उस वर्ड का मतलब क्या जा रहा है तुम्हारा। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी, वही तो मोस्टली हीट, ऐसा, क्योंकि अपन थर्मो मतलब हीट ही देखते हैं ना। जैसे मैंने बोला थर्मो मतलब थर्मल हीट, ऐसा, ठीक है। डायनेमिक्स मतलब जो चीज मूव करती है, मोशन में जो चीज रहती है, ऐसा, उसको डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मोशन बोलूं या मूवमेंट, तो ये बोल सकता हूं ना, हीट का ट्रांसफर या हीट का मूवमेंट। थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब ही है ना, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मूव करना। तो हीट कहां से कहां मूव कर रही है, समझ गए। अब वो कहां से कहां वो देखते हैं अपन, बट हीट के मूवमेंट की स्टडी को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। समझ गए वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, थर्मो मतलब हीट। तो रिएक्शंस में हीट का क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में ज्यादा थी, प्रोडक्ट में ज्यादा थी, प्रोडक्ट में कम, रिएक्टेंट में ज्यादा, दोनों में बराबर, एक मोल लिया तो कितनी हीट, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, ठीक है। कि हाइड्रेशन पे कितनी हीट लगी, कितनी निकली, समझ गए। कंबशन पे कितनी लगी, कितनी निकली। तो हीट को अगर रिएक्शंस में स्टडी करूंगा तो थर्मोकेमिस्ट्री,
हीट का मूवमेंट अगर स्टडी करता हूँ, वो यहाँ पे अभी आएगा सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो वर्ड क्लियर है, हीट का मूवमेंट या हीट का मोशन इज थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने के लिए तुमको अपने पूरे यूनिवर्स को देखो, हीट मतलब एनर्जी है, ये पता है। ठीक है, ये पता है ना सबको कि हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है, अब पूरे यूनिवर्स एनर्जी से ही बना है, अपने को पता है, तो अपन पूरे यूनिवर्स को कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, अपन यूनिवर्स के बाहर खड़े हैं और फिर पूरे यूनिवर्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे अगर देखना है कि हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो मेरे को कोई एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा ना, जिसमें मैं देख रहा हूँ। जैसे पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे इंसान हैं, घूम रहे हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, क्लियर है, तो मैं सबको एक साथ तो नहीं देख सकता ना कि कहीं से एनर्जी इधर उधर, मैं कोई एक चीज को देख रहा हूँ। तो जिस चीज को मैं देख रहा हूँ कि इसमें हीट का क्या हो रहा है, इससे हीट बाहर आ रही है कि इसके अंदर हीट आ रही है। जैसे मैंने बोला है पूरा बोर्ड यूनिवर्स है, समझ लो। ठीक है, तो बोर्ड्स पे जितने भी लेटर्स लिखे हैं, ये अलग अलग इंसान, अलग अलग जानवर, अलग गाड़ियां, मशीन, सब कुछ होगी। तो इन हर एक लेटर के अंदर हीट आ भी सकती है, हीट जा भी सकती है। तो सबको मैं एक साथ तो स्टडी नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे किसी एक चीज को उठाना है। जैसे मैंने यहाँ से बोला है, इस एफ को उठा लिया मैंने, बस, समझ गए। तो बोर्ड पे जितने भी लेटर लिखे हैं, पूरा यूनिवर्स है, उसमें से मैं सिर्फ इस एक चीज को, जो एस है, ये मैंने बनाया है, या फिर चलो मैं अलग से बना देता हूँ, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ बस। हीट के एक्सचेंज यहाँ भी हो रहे होंगे यूनिवर्स में, वहां भी हर वर्ड पे हो रहे हैं, लेकिन मैं जिस चीज को देख रहा हूँ मैं उसके रेस्पेक्ट में ही चीजें डिफाइन करूंगा। मैंने बोला पूरे यूनिवर्स में मैंने एक चीज उठा ली, ये, ठीक है, अब वो मशीन है, इंसान है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर हीट आ रही है या इससे हीट रिलीज हो रही है, इस चीज को अपन बोलेंगे सिस्टम। समझ गए। जिस चीज को मैं ऑब्जर्व करूंगा, जिसके ऊपर पढ़ाई करूंगा, उसको क्या बोलूंगा, सिस्टम। ठीक है, या फिर इसको एस से मत सोचो, मान लो ए है कोई पॉइंट, तो अब इस चीज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, इसके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स लिखे हैं, बेटा बातें नहीं, इसके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स लिखे हैं बोर्ड पे, वो सब क्या हो गए, सराउंडिंग। समझ गए। या फिर ऐसे डिफाइन करो, पूरे यूनिवर्स में मैं, अगर तुम जिस चीज के ऊपर स्टडी कर रहा हूं उसको मैं सिस्टम बोल रहा हूं, उसके अलावा जितनी भी चीजें दूर दूर तक, इनफाइनाइट तक, सब क्या हो गया, सराउंडिंग। समझ गए चीज। जैसे अगर मैं अपने आप को सिस्टम बोलूं कि कोई मेरे ऊपर स्टडी कर रहा है, ठीक है, मैं खड़ा हूं, कोई मेरे ऊपर स्टडी कर रहा है, तो मैं क्या हो जाऊंगा उस पर्सन के लिए, सिस्टम। मेरे अलावा तुम सब, बाकी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, अर्थ, सब कुछ क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो सिस्टम मैं हूं, आसपास की सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग है। और अपन थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किसकी करते हैं, हीट की करते हैं ना, कि सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, सिस्टम से हीट बाहर आ रही है। सिस्टम मतलब मैं, समझ गया। ठीक है, अब सेकंड चीज है कि सिस्टम और सराउंडिंग में कुछ फर्क होगा ना। मैं बता पा रहा हूं कि ये सिस्टम है और बाकी सराउंडिंग है। जैसे मान लो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि यहाँ मैंने हवा में ऐसे बस ये गोला बना, ये सिस्टम है नहीं ना, और ये सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ एक बैरियर होगा जिसको बाउंड्री बोलते हैं, जिससे मैं बता पाता हूँ कि इस बाउंड्री के अंदर की चीज सिस्टम है, इस बाउंड्री के बाहर की चीज सराउंडिंग है। जैसे मेरी जो भी स्किन की ये लेयर है, इसके बाहर की सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग, इसके अंदर की सारी चीजें क्या है, सिस्टम। मैं ये नहीं कर सकता ना कि यहाँ मैंने बस ऐसे ही ये और बोलूँ ये सिस्टम है, क्योंकि यहाँ कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री है ही नहीं। समझ गए। तो उसमें फिर ठीक है सारी चीजें आएंगी। तो अपन ओवरऑल क्या पढ़ते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दो तो यूनिवर्स ही बनेगा ना पूरा। ठीक है, तो सिस्टम प्लस लिखा हुआ ना बीच में, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में अपन कोई भी एक चीज की स्टडी करते हैं, उसमें हीट आ रही है, जा रही है, उसकी स्टडी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स। सिस्टम क्या हुआ, अब सिस्टम में कुछ भी पार्टिकल ले सकता हूं मैं, समझ गए। अब मेरी बॉडी है तो मैं उसको एक पार्टिकल बोलूं, बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को बोलूं, कैसे भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे पार्टिकल, जिसका कुछ ना, अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ अपन सिस्टम कैसा लेते हैं, ये तो अपन ने समझाने के लिए बोल दिया। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम कैसा लेंगे, एक बीकर लेंगे जिसमें एक पिस्टन लगा होगा। समझ गए, क्योंकि अपन इसी पे सारी स्टडी करेंगे, जितनी भी होगी ना अपनी स्टडीज, इसको लेके ही करते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो है पूरा, ये क्या है, सिस्टम है पूरा। इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के लिए सिस्टम कौन होगा, ये बीकर और पिस्टन। इसके बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हो जाएगी, सराउंडिंग।
तो इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे एयर भरी हुई रहती है ना, समझ गए, कुछ ना कुछ तो फील हो गई और अपन एयर ही लेते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल होंगे ना, तो अपन बोल रहे हैं कि सिस्टम के अंदर होगा क्या क्या, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जिनका कुछ ना कुछ प्रेशर, कुछ ना कुछ वॉल्यूम और कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। पक्का यहाँ कुछ प्रेशर होगा, इसका एयर है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा और कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा अंडर ऑब्जर्वेशन जो अपन देख रहे हैं उस टाइम पे। मैंने अभी देखा तो ये पिस्टन ऊपर कर दूंगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, पिस्टन नीचे कर दूंगा तो वॉल्यूम कम। तो एक टाइम पे जब मैं उसको देख रहा हूँ तो उसका कुछ ना कुछ फिक्स प्रेशर है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स टेम्परेचर है और उसके अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सिस्टम। इसके अलावा जितनी भी चीजें हो सराउंडिंग आउटर की, ठीक है। ये सराउंडिंग क्या, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज सराउंडिंग कैन हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सिस्टम। सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है ना। मान लो सराउंडिंग में एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये पिस्टन नीचे दबेगा, तो सराउंडिंग की वजह से सिस्टम पे इफेक्ट पड़ा। सराउंडिंग मान लो बहुत ज्यादा गर्म है तो वो हीट हो सकता है सिस्टम के अंदर आ जाए। वो फिर अपन पढ़ेंगे कि इसके टाइप क्या है, इसकी बाउंड्री कैसी है, आ सकती हीट नहीं आ सकती। बट ऐसे इन जनरल मानो कि बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है या बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसका इफेक्ट इस सिस्टम पे पड़ेगा ना। ये जो समझ में आती है ना सबको। तो सराउंडिंग का इफेक्ट सिस्टम पे पड़ता है, कैन हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सिस्टम। बाहर जो भी चेंजेस होंगे उन चेंजेस का इफेक्ट सिस्टम पे दिखेगा। बाहर गर्मी बढ़ेगी तो सिस्टम पे भी कुछ चेंजेस आएंगे, बाहर ठंडी बढ़ेगी तो सिस्टम पे भी कुछ चेंजेस आएंगे, बाहर प्रेशर बढ़ेगा तो भी सिस्टम पे कुछ चेंजेस आएंगे। समझ गए चीज। अब मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग है। एक कुछ बॉर्डर होगी ना, उस बॉर्डर को क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच की एक बाउंड्री है। तो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगी, एक बॉर्डर होगी। उस बॉर्डर को क्या बोला अपन ने, बाउंड्री। समझ गए चीज। तो ये क्या हो गई अपनी बाउंड्री, और उसके बाहर ये जो साइड वाला पार्ट है जो भी है, समझ गए ना, ये क्या हो गया, सराउंडिंग। सराउंडिंग, बाउंड्री और ये सिस्टम। क्लियर है, इतना बेसिक्स, ठीक है। ये हो गया। फिर हाँ, इन दोनों को मिला के यूनिवर्स बोलते हैं। अब अपने को पढ़ना है कि सिस्टम के क्या टाइप्स होते हैं। देखो सराउंडिंग के तो कोई टाइप्स नहीं है। सराउंडिंग मतलब आसपास का एरिया, वो सराउंडिंग है। चलो इधर देखो, सराउंडिंग क्या होता है, आसपास का एरिया, वो सराउंडिंग है। लेकिन सिस्टम के टाइप्स होंगे और बाउंड्री के भी टाइप्स होते हैं सारे। इधर सो बेटा सीधे बैठो, सो मत, है ना। सिस्टम के भी टाइप्स होंगे और बाउंड्री के भी टाइप्स होंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे अपन डिफाइन करेंगे कि हीट जा सकती है, नहीं जा सकती है, आ सकती है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई हाँ, अच्छा डिफरेंट फॉर्म्स, ओके ठीक है, हाँ चलो कोई बात, वो फिर चलो इधर से पढ़ा दूंगा, कोई बात, उसको रहने दो अभी, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा। ये इतना समझ में आया सबको, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। अब मैं बोल रहा हूँ सिस्टम के भी अलग अलग टाइप्स हैं और बाउंड्री के भी अलग अलग टाइप्स हैं। बाउंड्री कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि हीट आ रही है, नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, और सिस्टम के टाइप्स पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिस्टम, हाँ वो मैं यहाँ इस पे बता दूंगा, इस वाले पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। इधर देखो, अभी इतना समझ में आया। अब सिस्टम के जो टाइप्स हैं उसको देखो, हर चीज को क्लासिफाई करने का एक बेसिस होता है ना, कि इस बेसिस पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो सिस्टम को दो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है। पहला है मास एनर्जी एक्सचेंज पे। अपन क्या पढ़ रहे हैं, हीट। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये समझ में आता है, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी और मास आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, एनर्जी मास, मास एनर्जी, ये पता है ना, ठीक है। तो उसी चीज से अपन बोलते हैं कि मास और एनर्जी के कन्वर्जेंस, मतलब मास एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, क्या एक्सचेंज हो रहा है। और एक बाउंड्री टाइप। इसके बेसिस पे सिस्टम को तीन पार्ट में बांटा है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ये सिस्टम ओपन है, सिस्टम क्लोज्ड है, सिस्टम आइसोलेटेड है। समझ गए। अब इनमें फर्क क्या होता है ये देखते हैं। और एक और सिस्टम को किस बेसिस पे बांटा है कि सिस्टम के अंदर जो चीज भरी हुई है वो कैसी है, वो एक सिंगल फेज में है या मोर देन वन फेज मिक्स है। उसमें या तो सिर्फ गैस हो सकती है, या सिर्फ लिक्विड हो सकता है इसके अंदर, या सिर्फ सॉलिड, या फिर ऐसा भी हो सकता है लिक्विड प्लस सॉलिड हो, सॉलिड प्लस गैस हो। तो सिर्फ एक फेज के होंगे, सिंगल फेज होगा, तो क्या बोलते हैं, होमोजीनस सिस्टम है। सिस्टम में कैसा है, होमोजीनस। एक से ज्यादा फेजेस हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब दो हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड है, या फिर लिक्विड प्लस गैस है, या फिर सॉलिड प्लस गैस है। ऐसे कुछ दो अलग अलग फेजेस हैं, तो हेट्रोजीनस। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। समझ गए किस है कैसा। तो ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड।
बेटा इधर सारे है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनो। देखो ओपन वाले में क्या है, एक चाय का कप समझ लो है, ठीक है, जो कि खुला है ऊपर से, लेकिन उसकी जो बॉल है वो गर्म होती है ना चाय के कप की। तो अगर चाय के कप में चाय क्या है, मास हो गया, लेकिन वो जो गर्म है वो उसका क्या हो गया, एनर्जी वाला पार्ट। तो उससे एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है कि नहीं जा रही, चाय से जा रही है ना, क्योंकि दीवार गर्म होगी और दीवार से बाहर जाती है, तो एनर्जी यहां से बाहर जाएगी, एनर्जी जाएगी ना बाहर, ठीक है। और मास जाएगा क्या, मास भी जा सकता है ना, अरे जाएगा कब, सुनो, जब चाय को मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है, चाय को मैंने गर्म करके, ऐसा नहीं कि रखे रखे उठ जाएगा, वो मत सोचो, बट जब मैं उसको गर्म कर रहा हूं तो उससे जो वेपर उठती है, तो वेपर कोई हवा में से तो उड़ नहीं रही है, चाय या दूध के अंदर जो पानी था उसी की वेपर बन के उड़ रही है, तो उसका मास कम होगा ना। तो यहां से इसका मास भी एक्सचेंज हो सकता है ना, जगह है तो मास क्यों एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो मास भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो तब उसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, समझ गए, ठीक है। अब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, बेटा इधर सुनो, एनर्जी यहां से भी देखो, ऊपर से मास भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन दीवार से कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। तो जो दीवार है उसको भी दो टाइप में बांटा है, फिर उन्होंने, दीवार बाउंड्री है ना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की, तो दीवार को उन्होंने दो टाइप में बांटा है, ये मेन ये है, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। डायाथर्मिक मतलब जो कंडक्टिंग होगी, जो हीट को ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी, समझ गए। डायाथर्मिक मतलब कंडक्टिंग, मतलब हीट ट्रांसफर होगी। तो ऐसी जो दीवार जिससे एनर्जी बाहर आ सकती है उसको क्या बोलेंगे, डायाथर्मिक वॉल। ऐसी दीवार जिससे एनर्जी बाहर नहीं आ सकती, जैसे थर्मस, थर्मस में कितने भी गर्म चाय गर्म पानी डाल दो तो बाहर की वॉल से एनर्जी नहीं आती ना, अंदर ही रहती है वो सारी, ठीक है। तो उसको क्या, वैसी दीवार को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल या इंसुलेटिंग, नो हीट एक्सचेंज, समझ गए, नो हीट एक्सचेंज। हीट को बोलते हैं क्यू, तो इसीलिए बोलते हैं चेंज इन क्यू जीरो, कि कोई हीट चेंज ही नहीं हुई, जैसी पहले थी वैसी बाद में भी है, तो इसीलिए वो डेल क्यू जीरो लिखते हैं। तो दो टाइप की दीवार हो गई, एक दीवार जिससे हीट बाहर आ सकती है, वो दीवार गर्म होती है, एक दीवार ऐसी है जो गर्म नहीं होती है और उससे कोई भी हीट बाहर नहीं आती है। तो इसकी दीवार कैसी होगी, इसकी दीवार कैसी है, डायाथर्मिक, ठीक है, या फिर कंडक्टिंग, समझ गए चीज, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं सेकंड, एक और चीज ली मैंने, जिसमें मैंने बोला है कि भाई चाय गर्म कर रहा हूं ये मान लो, लेकिन ऊपर से उसको बंद कर दिया, ऊपर से मैंने कोई एक थाली रख दी या फिर ऐसी कोई चीज रख दी जो पैक कर दे उसको, और कहीं से चीज मतलब वो बाहर ना आए। तो जब जैसे मैंने रख दी तो जो वेपर उड़ भी रही होगी वो वहीं टकरा के अंदर ही है ना, तो मास का एक्सचेंज होगा क्या, नहीं। तो ऊपर से अगर ढक्कन लगा हुआ है तो मास एक्सचेंज तो नहीं होगा, लेकिन एनर्जी तो लिबरेट हो सकती है ना, उसकी दीवार गर्म होगी और एनर्जी बाहर आ सकती है, तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है, लेकिन मास नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, या एनर्जी होगी। ये समझ गए कि मास यहां से बाहर आ ही नहीं सकता ना, ठीक है, और एनर्जी आ सकती है, तो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो इस दीवार को भी क्या बोलूंगा मैं, डायाथर्मिक, समझ गए जिस दीवार क्या है, डायाथर्मिक। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। समझ में आया, बहुत बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो अगला, आइसोलेटेड, इसको सिंपल सी भाषा में समझ लो, थर्मस बेस्ट है, ठीक है। तो थर्मस भी क्लोज्ड रहेगा, तो मास एक्सचेंज तो नहीं होगा इसमें भी, और हीट या एनर्जी एक्सचेंज होगी क्या, नहीं, क्योंकि थर्मस में जो डबल लेयर रहती है उसके बीच में वैक्यूम रहता है। थर्मस जो होता है ना वो दो ऐसे लगे रहते हैं, मतलब एक और उसके बाहर एक और कवरिंग रहती है, और इनके बीच में एयर भी नहीं होती, क्योंकि कंडक्ट करने के लिए एयर चाहिए, समझ गए ना। जैसे मान लो यहाँ आग जल रही है, तो अगर मैं अपना हाथ यहाँ भी रखूं तो वो आग मुझे यहाँ तक कैसे फील हो रही है, क्योंकि उसके रेडिएशन आ रही है और एयर बीच की गर्म हो रही है ना। या फिर जब बहुत गर्मी होती है तो अपन बोलते हैं हवा गर्म हो गई, तो लू लग रही है वो वाला, तो एयर गर्म होती है। तो अगर इनके बीच में एयर ही नहीं है तो वो एनर्जी इधर से इधर कैसे आएगी, समझ गए। तो इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, एडियाबैटिक वॉल। ये कैसी है, एडियाबैटिक वॉल, मतलब
इससे ना तो हीट बाहर आ पाएगी और क्लोज्ड है ऊपर से, मतलब ये भी ऊपर से क्लोज्ड है ना, ये भी क्या ऊपर से क्लोज्ड है और ऊपर वाला भी इंसुलेटिंग है ना, समझ गए ये। तो ना तो इससे मास एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज, तो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो पा रही और मास भी एक्सचेंज, तो एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं और मास एक्सचेंज भी। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम समझ गए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब भाई ये पार्ट टिक कर लेते हैं अपन, ठीक है। इधर एक्सचेंज, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा क्या, हाँ। मास का एक्सचेंज होगा, हाँ, ओपन सिस्टम है वो। इस वाले में मास का एक्सचेंज होगा क्या, नहीं। एनर्जी का होगा, इस वाले में मास का एक्सचेंज नहीं, एनर्जी नहीं। क्लियर है। तो ये ई और एम ये लिखे मैंने, ई एनर्जी और एम मास है, ठीक है, तो तुम लिख लेना है। अब बाउंड्री, बाउंड्री किसकी कैसी है, ठीक है, मतलब बाउंड्री पे चीजें ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती। इसकी बाउंड्री कंडक्टिंग है क्या, है क्या, नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि ये गर्म होगा तो हीट ट्रांसफर होगी ना। इसकी बाउंड्री भी कैसी है, कंडक्टिंग। और इस वाले की कैसी है, नॉन कंडक्टिंग बोलूं या इंसुलेटिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग। अब इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता था कि ये कौन सी डायथर्मिक है, डायथर्मिक बाउंड्री, और वो एडियाबैटिक बाउंड्री। समझ गए सभी, ठीक है। अब ये इंसुलेटेड वाला पार्ट, ये इंसुलेटेड है क्या, मतलब चलो वो तो ठीक है। ये वाला इंसुलेटेड है क्या, नहीं। ये हाँ, वो अब वर्ड्स भी लिख सकता हूँ। देखो ये कंडक्टिंग के भाषा में बोलूँ तो ऐसा, इसमें बोल सकता हूँ कि इंसुलेट, नॉन इंसुलेटेड, नॉन इंसुलेटेड और ये इंसुलेटेड। क्लियर है। तो राइट रॉन्ग कर दिया मैंने, बस समझ गए। अब इनके एग्जांपल्स, ठीक है, देखो हॉट वाटर इन ओपन ग्लास या फिर चाय इन ओपन ग्लास, मतलब कोई भी चीज ओपन वाले में रखी होगी गर्म, तो वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अर्थ, याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लूं तुमसे ही मैं कि अर्थ क्या है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है कि आइसोलेटेड, ओपन सिस्टम है ना। अर्थ से मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, समझ गए। अर्थ और यूनिवर्स मतलब सराउंडिंग, अर्थ का सराउंडिंग कौन है, बचा हुआ पूरा यूनिवर्स, तो अर्थ से एनर्जी और मास एक्सचेंज नहीं हो सकता क्या, ठीक है। लेकिन कोई चीज ऐसी भी होती है ना, ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर भी चीजें चली जाती है, वो ठीक है, बट कैसे समझाएं देखो, हाँ वो भी समझ लो। हाँ ये समझ लो कि एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं तो उससे मास का कुछ तो एक्सचेंज हुआ ना, एक्सचेंज मतलब जरूरी नहीं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर भी आ सकता है ना, ठीक है। और मतलब कोई भी चीज देखो यार, समझ जाओ कि यहाँ से मास कम भी होगा ना, एनर्जी में कन्वर्ट होके कोई चीज जला दी तो मास गायब, एनर्जी तो लिबरेट हो जाएगी। तुम बस ऐसा सोचो ना यार, अर्थ कोई क्लोज्ड है क्या कि उससे एनर्जी और मास नहीं निकल सकता, ग्रेविटेशन वो हटा दो, फिजिक्स का केसेस हटा दो, लेकिन है तो अर्थ ऐसा है ना कि वहां से एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, मास भी। तो अर्थ अगर पूछा जाए तो याद रखना ओपन सिस्टम है, क्योंकि वहां इस क्वेश्चन में तो गलती कर दोगे, नॉर्मल बता दोगे चाय कप, लेकिन अर्थ में गलत करोगे। और फिर पूछे अगर सारे लिविंग सिस्टम कैसे हैं, ओपन, जैसे मैं, तो मैं ओपन हूँ, क्लोज्ड हूँ, आइसोलेटेड, ओपन सिस्टम में आते हैं, समझ गए। तो ये वाला अर्थ और लिविंग सिस्टम ध्यान रखना, गलत नहीं करना। कॉफी इन क्लोज्ड वेसल, ये तो आराम से बता दोगे, क्लोज्ड का ही है। ग्लोइंग बल्ब, बल्ब जो जल रहा है वो क्या है, क्लोज्ड है, ओपन है, आइसोलेटेड है। देखो बल्ब गर्म होते हैं तो हीट तो लिबरेट करते हैं, लेकिन बल्ब के अंदर जो भी चीजें होगी वो थोड़ी ना बाहर आ रही है क्या, बल्ब के अंदर जो आर्गन गैस भरी होती है वो बाहर नहीं आती है, बल्ब का फिलामेंट कुछ सब अंदर ही रहता है ना, ऐसा। तो उसके बाउंड्री के अंदर ही रहता है मास, तो मास एक्सचेंज नहीं, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो बल्ब क्या काय में आ जाता है, ग्लोइंग बल्ब क्लोज का है। सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, सैटेलाइट्स जो होती है ऑर्बिट्स में जो घूमती है अर्थ के आसपास, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा। सैटेलाइट से मास एक्सचेंज होता है क्या, नहीं। एनर्जीज तो होती है ना, सैटेलाइट घूम रही है तो गर्म होगी, तो उससे हीट लिबरेट होगी, तो कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज होती है सैटेलाइट से, मास एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये कहीं का हो गया, क्लोज का।
कॉफी इन थर्मस फ्लास्क, समझ गए, आइसोलेटेड। यूनिवर्स, बेटा इधर, यूनिवर्स अगर पूछा जाए कि यूनिवर्स किसका है तो वो तो आइसोलेटेड है ना, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, उसकी तो लिमिट हो गई ना, बाउंड्री मैंने कर दी सेट, तो सारी चीजें उसके अंदर। हाँ कुछ सुनो, यूनिवर्स आइसोलेटेड में रखना, याद रखना सभी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स की तो खुद की एक बाउंड्री सेट कर दी ना कि यही है यूनिवर्स। अब उसके अंदर ही सारी एनर्जी मास सब अंदर ही है ना, यूनिवर्स के बाहर तो नहीं जा सकता ना कुछ, तो यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं जा सकता, तो देखो यूनिवर्स के बाहर कुछ जा सकता होगा तो वो चीज भी तो यूनिवर्स में ही आ गई, समझ गया ना। यूनिवर्स की जहां बाउंड्री खत्म हो रही होगी वो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं, यूनिवर्स के अंदर ही हर चीज है, उसके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता ना, तो ना मास एनर्जी मतलब कुछ भी एक्सचेंज हो गई नहीं, तो यूनिवर्स। तो तुम याद रखना, अगर अर्थ का पूछे तुमसे तो कहीं में आता है इसमें ओपन में, लेकिन यूनिवर्स का पूछे तो उसमें। अर्थ यूनिवर्स सेम मत कर देना वहां पे, ठीक है, क्योंकि वहां ये दिमाग फिर खुद से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि काई में रखें, समझ गया ना। चलो ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। सिस्टम 3 टाइप ये समझ गए, ओपन क्लोज ये। अब सिस्टम को एक और बेसिस पे बांटा है, ठीक है, ये तो सिस्टम को अपन ने इनके डब्बों के बेसिस पे बांट लिया, मास एनर्जी एक्सचेंज। अब मैं बोल रहा हूँ सिस्टम के अंदर जो चीज भरी हुई है, ठीक है, उसके बेसिस पे बांट रहा हूँ। सिस्टम के अंदर अगर एक ही फेज है, या तो सिर्फ सॉलिड चीज भरी है, या फिर सिर्फ लिक्विड चीज भरी है, या फिर सिर्फ गैसियस चीज भरी है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनस सिस्टम, समझ गए। एक से, लेकिन हाँ चलो ये तो हो गया, मैंने बोला गैस फील्ड है। अब मैंने बोला ये सिस्टम है, ये इसमें क्या भरी है, ओनली गैस, तो ये कौन सा हो गया, होमोजीनस। लेकिन ओनली गैस में मैंने ये नहीं बोला कि एक ही टाइप की गैस, मैं बोल सकता हूँ इसमें ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस नाइट्रोजन तीनों है, तो भी वो काय में आएगा, होमोजीनस, क्योंकि है तीनों ही गैस, समझ में आ गए। तो फेज एक हो लेकिन वैरायटी ज्यादा हो सकती है, तो वही लिखा है ओनली वन फेज, लेकिन कंपोनेंट्स में भी वन और मोर, एक से ज्यादा गैस हो सकती है, लेकिन सबके सब कौन से फेज में होंगे, गैसियस फेज, या फिर लिक्विड, या फिर सॉलिड। तो इसके एग्जांपल क्या है, या तो प्योर सॉलिड, या प्योर लिक्विड, या प्योर गैस का कुछ भी मिक्सचर, तो वो काय में आते हैं, होमोजीनस, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर भी काय में आता है, होमोजीनस, क्योंकि है तो सभी गैस ना। और ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन मतलब दोनों जो चीज है वो लिक्विड में ही है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जो भी है, और दोनों ही लिक्विड स्टेट में, ट्रू सॉल्यूशन मतलब, तो दोनों लिक्विड हो गए मतलब होमोजेनस। हेट्रोजेनस मतलब क्या है, एक से ज्यादा फेज, इस बीकर के अंदर सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी है, या फिर बोलो इस बीकर के अंदर लिक्विड भी और गैस भी है, या फिर इस बीकर के अंदर सॉलिड भी और गैस भी है, एक से ज्यादा फेज में मिल रही है कोई भी चीज, तो वो काय में आ जाता है, हेट्रोजेनस। तो 2 और मोर फेजेस, अब इसमें भी वही एक से ज्यादा फेज है और एक से ज्यादा टाइप भी हो सकते हैं उसके, समझ गए। कंपोनेंट्स में भी सेम और डिफरेंट, कंपोनेंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सेम कंपोनेंट मतलब आइस और वाटर, है तो दोनों सेम ही ना, लेकिन फेजेस अलग है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो अगर इसके अंदर में कुछ बर्फ के टुकड़े और पानी डाल दूं तो वो काय में आ जाता है, हेट्रोजीनस में। या फिर बोलूं पानी और कुछ पत्थर डाल दूं तो वो भी हेट्रोजीनस है। फेज, पत्थर सॉलिड है, पानी लिक्विड है, तो फेज तो 2 हो गए ना, 2 फेज हो गए मतलब हेट्रोजीनस। अब वो दोनों फेज सेम चीज के भी हो सकते हैं जैसे कि बर्फ और पानी, और अलग अलग चीजों के भी हो सकते हैं जैसे पानी और पत्थर, समझ गए। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना कि मैंने बोला ऑक्सीजन प्लस CO2, अब बताओ क्या है, तो हेट्रोजीनस मत कर देना, समझ गया ना, ठीक है। फेज देखना है बस, अंदर क्या से बने कैसे बने कोई मतलब नहीं, फेज चेक करना है बस, ठीक है। कंपोनेंट्स में भी सेम और डिफरेंट, आइस इन कांटेक्ट विद वाटर, एक ये हो गया, और दूसरा 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होते हैं, वो भी काय में आया, याद रखना। दोनों लिक्विड बोल रहा है वो, लेकिन दोनों अगर इमिसिबल है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो वो भी काय में आता है, हेट्रोजीनस में, समझ गए। जैसे पानी और घी, हाँ पानी और तेल, पानी और घी, तो है दोनों ही अपने को दिख रहा है लिक्विड फेज है, तो अपन बोल देंगे कि होमोजेनस, लेकिन वो हेट्रोजीनस में, याद रखना, क्योंकि दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं वहां पे, क्लियर है। तो उसको अलग से, और उसका एक और एग्जांपल क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड इन कांटेक्ट विद लिक्विड, इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब पत्थर, समझ रहा है, पत्थर पानी में, ठीक है। तो ये भी कहीं का हो गया, हेट्रोजीनस, 2 फेजेस होगा ना,
पत्थर सॉलिड और लिक्विड। क्लियर है? ठीक है। और बाउंड्री को देखो अलग अलग टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। इधर देखो, हाँ हाँ वो वाला पॉइंट इसके नीचे गई है। 3 एग्जाम्पल, 1 2 और 3। ठीक है। अब इधर सारे बाउंड्री अपन ने इस टाइप से तो देख ली ना, डायथर्मिक, एडियाबेटिक, हीट के बेसिस पे देख लिया अपन ने। ठीक है। एक सोचता सकता हूँ कि रियल और इमेजिनरी। रियल इमेजिनरी मतलब इसकी जो सही में दीवार है ये रियल है, लेकिन ओपन वाले के ऊपर की जो वो है, जैसे मैंने बोला ओपन कप है, तो उसकी जो साइड की दीवार है ये तो रियल में दिख रही है ना, तो रियल बाउंड्री। लेकिन ऊपर जो है कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बस मान लिया है कि बाउंड्री है वो। सिस्टम की तो बाउंड्री मानूंगा ना, ऐसा थोड़ी कि ऊपर तक इनफाइनाइट सिस्टम है वो, उसकी बाउंड्री लिमिट सेट कर रखी है। जैसे मान लो, समझ गए सभी? ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? इमेजिनरी बाउंड्री। तो अगर इसमें मैं लिखना भी ये है तो ये रियल बाउंड्री होगी। चलो यहाँ नहीं लिखता हूँ, ज्यादा मिक्स हो जाएगा। इधर देखो, ये रियल बाउंड्री है, लेकिन ये जो बनेगी ये इमेजिनरी है ना। उस सिस्टम की इमेजिनरी बाउंड्री कौन हो गई? ये। रियल बाउंड्री कौन है? ये। तो या तो ऐसे बांट सकता हूँ, रियल इमेजिनरी। एक होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्री, कि सही में वो जैसे सॉलिड कोई चीज ली तो वो रिजिड हो गई। एक हो गया जैसे बलून में पानी भर रहा हूं, तो उसकी बाउंड्री तो फ्लेक्सिबल होती जाएगी ना। तो एक हो गया रिजिड और फ्लेक्सिबल, एक हो गया रियल और इमेजिनरी। इसमें बलून वाला एग्जांपल ले सकते हो इस वाले केस में। समझ गया ना? बलून में पहले कुछ एयर भरी तो उसकी बाउंड्री कुछ लिमिटेड थी, एयर और भरता गया तो उसकी बाउंड्री भी तो बढ़ रही ना सिस्टम की, तो बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, उसकी बढ़ सकती है घट सकती है। तो रिजिड, फ्लेक्सिबल, रियल इमेजिनरी, ओपन कप समझ लो, ओपन कोई भी वेसल। तो रियल इमेजिनरी वाले में एग्जांपल क्या लिख लूं मैं? ओपन वेसल जिसमें दोनों चीजें दिख रही है। ठीक है। और डायथर्मिक, एडियाबैटिक, ये इन केसेस में। समझ गए? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, क्योंकि इनमें एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल देगा और पूछेगा किस कैटेगरी में रखूं, तो तुमको आना चाहिए। ठीक है। चलो, अब ये वाला जो पार्ट था ना अपना, ओपन वाला पार्ट, ओपन कोई भी कप जिसमें मास और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है। तो देखो मास एक्सचेंज तो ये हो रहा है। ठीक है। अब जो एनर्जी वाला एक्सचेंज है ना, एनर्जी को हमेशा अपन 2 टाइप से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक हीट और एक वर्क। एनर्जी को किन 2 टाइप से पढ़ेंगे? हीट और वर्क। जैसे मान लो एक कोई सिस्टम है, उसके पास कुछ एनर्जी है, तो वो एनर्जी को 2 फॉर्म में यूज कर सकता है, या तो डायरेक्टली हीट के फॉर्म में लिबरेट कर दे, या फिर उस एनर्जी से हीट के फॉर्म में लिबरेट नहीं करते हुए वर्क करे। जैसे मैंने बोला है कि एक ये तुम्हारा सिस्टम है। अब जब भी मैं बोलूंगा ना सिस्टम, तो मैं यही बनाऊंगा हमेशा इस चैप्टर में। ठीक है। ये सिस्टम है, इसकी वॉल कैसी है? मैंने बोला डायथर्मिक है, मतलब कंडक्टिंग है। वॉल कैसी इसकी? कंडक्टिंग या डायथर्मिक। और इसके पास कुछ एनर्जी थी, मैंने बोला इसके पास कुछ एनर्जी, जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब इसको अगर ये यहां से हीट के फॉर्म में लिबरेट कर रहा है, क्या बोला मैंने? हीट के फॉर्म में लिबरेट कर रहा है, तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है कि पिस्टन वहीं रहे और ये सिर्फ एनर्जी को हीट के फॉर्म में बाहर लिबरेट कर दे। ठीक है। अब मैं एक और ऐसे ही बना रहा हूं, जिसमें मैंने बोला है तुमको कि इसकी जो वॉल है वो कैसी हो गई? अब इंसुलेटिंग। समझ गए जिस? अब इसकी वॉल कैसी है? इंसुलेटिंग या एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। अब जो इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर क्या बोला मैंने? एनर्जी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसके एनर्जी से कुछ देखो, एनर्जी 2 फॉर्म में यूज होती है, या तो हीट या वर्क। ये हीट लिबरेट कर पाएगा क्या? नहीं। तो अगर मैं चाहूं कि इसकी एनर्जी यूज हो, तो वो और कोई ऑप्शन नहीं इसके पास वर्क करने के अलावा। तो ये क्या करेगा? उस एनर्जी से पिस्टन को ऊपर धक्का देगा। समझ गए? तो इसका पिस्टन कहां आ जाएगा? बातें नहीं, ये समझ गए? पिस्टन शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये एनर्जी क्या करेगी? पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करवा। तो ये तो वर्क हुआ ना।
तो एनर्जी को दो फॉर्म में वो यूज कर सकता है, या तो हीट लिबरेट कर दे अगर डायथर्मिक वॉल है तो, और इंसुलेटिंग वॉल है तो उस एनर्जी को यूज कैसे करेगा वो, वर्क के फॉर्म में। तो एनर्जी दो ही टाइप से यूज होगी, या तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में। क्लियर है? हो सकता है दोनों चीजें, जैसे इसमें अगर इस पिस्टन को ऊपर करता तो इसमें हीट के फॉर्म में भी यूज होगी, वर्क के फॉर्म में भी। क्योंकि देखो बेटा सारे इधर बातें नहीं, अपने इसमें जो एनर्जी बोलेंगे ना, फाइनली अपन जाके पढ़ेंगे कि वो इंटरनल एनर्जी इसके अंदर की है ना, तो इसको बोलेंगे अपन इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी। अब वो टोटल एनर्जी को अगर ऐसा कुछ है कि पिस्टन फिक्स कर दिया तो सिर्फ हीट के फॉर्म में लिबरेट कर सकता है, अगर ऐसा कुछ है कि वॉल इंसुलेटिंग कर दी तो सिर्फ वर्क के फॉर्म में यूज कर सकता है। लेकिन मान लो अगर मैं इसमें बोल रहा हूं कि पिस्टन भी ऊपर जा रहा है और वॉल भी कैसी है, कंडक्टिंग है, तो हीट के फॉर्म में भी यूज करेगा और वर्क के फॉर्म में भी। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क प्लस एनर्जी। हाँ समझ गए चीज? तो इसमें एनर्जी दोनों फॉर्म में यूज कर लेगा ना फिर, अगर पिस्टन भी ऊपर गया तो, कि वॉल तो कंडक्टिंग है तो हीट तो लिबरेट कर ही रहा है, साथ साथ में पिस्टन भी ऊपर कर रहा है, तो वो एनर्जी दो फॉर्म में यूज हो रही ना, थोड़ी बहुत हीट में और थोड़ी बहुत वर्क में। लेकिन अगर ये फिक्स कर दिया तो ओनली हीट, दीवार फिक्स कर दी तो ओनली एनर्जी। तो एनर्जी तुम्हारी दो फॉर्म में यूज होगी, हीट और वर्क। समझ गए सभी? तो वही लिखा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ना, दो टाइप में ही पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, पहले हीट के फॉर्म में पढ़ेंगे और फिर वर्क, और यही हीट प्लस वर्क करके अपना आएगा टोटल इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहीं से आएगा वो। समझ में आया इतना? देखो थर्मोडायनेमिक्स वाले में बेसिक्स में सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहले अपन ने देख लिया सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आएगी जो तुमको पूरे चैप्टर में आगे आखिर तक यूज होती रहेगी, बार बार वो यूज करेगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, तो तुमको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, बार बार नहीं करेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में दो नए टर्म्स आते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बेटा इधर सारे, ठीक है। देखो पहला जो वर्ड है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव का मतलब होता है उसकी खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी। देखो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, उसकी खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी, कोई भी चीज की खुद की प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है। खुद की प्रॉपर्टी मतलब ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला है, या फिर उसको बहुत शॉर्ट में बाद में अभी बता दूंगा। देखो जैसे पानी का ग्लास लिए, ग्लास के बाल्टी लिए मैंने, ठीक है, उस पानी के बाल्टी में पानी की कुछ डेंसिटी होगी, पानी की कुछ डेंसिटी होगी। अब उसमें से अगर मैं एक मग भर के अलग कर लेता हूं तो क्या इसकी डेंसिटी कम हो गई? नहीं ना। और इस मग में जो पानी है उसकी डेंसिटी कम होगी क्या? नहीं। सेम पानी था तो डेंसिटी सेम रहेगी ना। तो डेंसिटी पानी की खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी है उसकी। वो एक चम्मच पानी भी निकालता तो भी उसकी डेंसिटी उतनी रहती, एक मतलब मग भर के निकाला तो उस मग की भी उतनी है और बाल्टी की भी अभी उतनी है। तो चेंज करने मतलब ऐसे अलग करने पे, कम ज्यादा करने पे वो प्रॉपर्टी उसकी कम नहीं हुई। समझ गए? अमाउंट कम ज्यादा करने पे प्रॉपर्टी कम हुई क्या? नहीं। तो वैसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट कम ज्यादा करने पे चेंज ना हो, वो क्या है, उसके खुद के अंदर की प्रॉपर्टी है ना, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है वो चेंज हो जाती है, अमाउंट ज्यादा कम किया तो प्रॉपर्टी चेंज। जैसे वही पानी की बाल्टी थी, ठीक है, अब उसमें से मैंने एक मग भर के पानी निकाल लिया, मान लो 5 लीटर की बाल्टी थी, मग मेरा जो वो 1 लीटर का है, ठीक है, 1 लीटर का मग है, तो मैंने उस बाल्टी में से एक मग निकाल लिया, तो पानी में कितना मतलब कितना पानी बचा? 4 लीटर बचा ना। तो वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं? पहले 5 लीटर था, 1 लीटर निकाल लिया तो 4 लीटर बचा ना। तो वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम पानी की खुद की प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, वो उसको चेंज करने पे चेंज होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी खुद की नहीं है, वो बाहर से कोई चीज ऐड करूं या रिमूव करूं तो चेंज हो जाती है। उन प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल चीजों से अफेक्ट होने वाली। समझ गए? एक्सटेंसिव मतलब ऐसे समझ लो, एक्सटर्नल चीजों से अफेक्ट होने वाली। देखो ये अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, समझ गए?
ये पानी भरा था, ये मग है ना, मग भर के मैंने मग को साइड में कर लिया है, ठीक है। ये 5 लीटर की बाल्टी थी, ये 1 लीटर का था, तो मैंने समझाने के लिए 5 लीटर की बाल्टी, तो अभी वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, यही है ना, ठीक है। जब इसमें से मैंने 1 मग पानी निकाल लिया तो अब इसका वॉल्यूम रिमेन कितना बचा, 4 लीटर बचा, और इस मग में कितना आ गया वॉल्यूम 1 लीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कोई भी बाहर वाली चीज उसको अफेक्ट कर सकती है, तो वॉल्यूम चेंज। लेकिन डेंसिटी की बात करूं, मान लो यहाँ पे पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, तो मग में भी वो 1 ग्राम पर सीसी रहेगी, एक चम्मच निकालूंगा तो एक चम्मच में भी वो 1 ग्राम पर सीसी ही डेंसिटी रहेगी, समझ गए ना, ठीक है। ये इतना समझ में आया थोड़ा, ठीक है, कि एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है। अब एक और चीज है, जैसे मान लो मैंने बोला डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास मान लो पहले 5 लीटर की जगह मैंने बोले 5 केजी, ठीक है, 5 केजी था, एक कम हो गया तो ये कम, तो केजी मास और वॉल्यूम क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास भी चेंज हुआ ना, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, तो मास और वॉल्यूम क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जब भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेते हैं तो जो चीज आती है वो इंटेंसिव होती है। जैसे इधर देखो, मास क्या है अपना, एक्सटेंसिव समझ में आता है, वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हुआ, डेंसिटी यहां भी उतनी थी पानी की, यहां भी उतनी है, तो डेंसिटी कैसे हुई, इंटेंसिव ना। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेने पे जो चीज आती है वो कैसे आती है, इंटेंसिव। समझ गए, कोई डाउट इसमें किसी को, या फिर बोलूं पर यूनिट इंटेंसिव इज इक्वल टू पर यूनिट एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव, ठीक है। तो अब एग्जांपल से समझते जाते हैं, या फिर इसको ऐसे समझो कि मान लो ये बाल्टी थी, बीच में मैंने एक दीवार खड़ी कर दी या एक बैरियर लगा दिया, समझ गए। तो इधर जो अब बचा और इधर जो बचा, इनकी प्रॉपर्टी कब चेंज होगी, जैसे मान लो इधर लगा दिया, मतलब पहले पूरा ये ऐसा था, मैंने बीच में बैरियर लगा दिया है, वॉल खड़ी कर दी, समझ गए। तो अब आधा आधा पानी बढ़ जाएगा ना, तो इधर कुछ मास बचेगा, मान लो मैंने बोला इधर 2.5 लीटर ही बचा, इधर भी 2.5 लीटर ही बचा, तो मास कम ज्यादा हुआ, ठीक है, वॉल्यूम कम ज्यादा हुआ, लेकिन डेंसिटी कम ज्यादा हुई क्या, नहीं। तो डेंसिटी तो या ऐसे समझो या ऐसे समझो, क्लियर है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर चीज की खुद की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बाहर से ऐड या रिमूव की जा सकती है, ठीक है। चलो अब देखो वही लिखा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वो क्या लिखा बाद में देखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटर या मास प्रेजेंट इन द सिस्टम, कितना उसमें वो चीज प्रेजेंट है, ज्यादा है कम है, उस पर डिपेंड नहीं करती ना डेंसिटी। तो ये इंडिपेंडेंट है मैटर या मास पे, जो भी अंदर है उस पर क्या है, इंडिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ता इसको अंदर कोई चीज कितनी है क्या है। डिपेंडेंट मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि मैटर क्या है, ज्यादा है कम है। और इसमें क्या है, डिपेंडेंट ऑन द मैटर या मास प्रेजेंट इन द सिस्टम, ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा, ज्यादा है तो मास ज्यादा, कम है तो मास कम, कम है तो वॉल्यूम कम। तो ये वाला क्या है, डिपेंड करता है एक्सटर्नल चीजों पे, ये इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल चीजों से, समझ में आया। ये एडिटिव क्या है, मैं सॉरी ये नॉन एडिटिव है, मैं इस चीज को कम या ज्यादा कर सकता हूँ क्या, उसका वॉल्यूम मतलब सेम चीज बढ़ा के, है ना, ऐसा नहीं कि उसमें फिर अलग से दूसरी कोई चीज मिला दी, तो सेम चीज को बढ़ाया कम करके मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये नॉन एडिटिव इन नेचर होते हैं, ये एडिटिव इन नेचर, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। और पानी मिला हुआ तो डेंसिटी उतनी ही रहेगी कितना भी पानी मिला दो। फिर ये मत करना कि कोई दूसरी चीज मिला दी, तो समझ गया ना, उससे तो चेंज होगी, सेम चीज सेम में मिलाने पे कोई चीज फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा साइज और सैंपल पे डिपेंड नहीं करता, कितना ज्यादा ले रहा हूँ कम ले रहा हूँ उस पर डिपेंड नहीं करता। एक चम्मच लूँगा, एक बाल्टी, एक मग, सेम ही है, इसमें फर्क पड़ेगा साइज और सैंपल पे। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स आते हैं, देखो एग्जाम्पल ही तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं एग्जाम्पल बोलते जा रहा हूँ, तुमको प्रेडिक्ट करना है कि वो चीज है एक्सटेंसिव या इंटेंसिव है, ठीक। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट में कितने मोल्स हैं। तो ये चीज क्या होगी, इंटेंसिव होगी कि एक्सटेंसिव। देखो इधर सुनो बेटा, मोल से नहीं पता होंगे अभी तो, इधर देखो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं,
पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं। मान लो मैंने यहाँ तक इसको भर रखा था, तो इसके हर एक यूनिट में 5-5 पार्टिकल अगर आ रहे हैं, तो एक मग भर के निकाल भी दूंगा तो भी उसके हर एक यूनिट में अभी भी 5-5 पार्टिकल ही रहेंगे ना। तो जो एक स्पेसिफिक वाली प्रॉपर्टी होती है वो सब कहीं में आएगी, इंटेंसिव में। तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो नंबर ऑफ वेट ऑफ मोल्स जो भी आता है इसमें फॉर्मूला, पर यूनिट वॉल्यूम नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो है ना पर यूनिट वाले, वो चीज कभी भी चेंज नहीं होगी ना। एक चम्मच लूंगा तो उसमें भी पर यूनिट में उतने ही मोल रहेंगे, एक बाल्टी भर दूंगा तो भी उसमें पर यूनिट में उतने ही रहेंगे। समझ गए। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, वो सब में आते हैं इंटेंसिव में। वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे दे क्या है, इंटेंसिव। ठीक है। डेंसिटी और विस्कोसिटी, जैसे मैंने बोला डेंसिटी, तो तुम ऐसे इमेजिन कर लिया करोगे एक चम्मच निकालो तो क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्या, नहीं ना। तो डेंसिटी भी क्या है, इंटेंसिव। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, वो भी सेम डेंसिटी जैसे ही है, तो वो चेंज होगा क्या, नहीं ना। तो डेंसिटी विस्कोसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर, मान लो मैंने क्या बोलता हूँ, गर्म किया है पानी, ठीक है, नहाने के लिए पानी गर्म किया, उसमें से एक मग अलग करूं तो क्या उस एक मग का टेम्परेचर अलग रहेगा और इस बाल्टी का अलग रहेगा क्या, नहीं ना, सेम ही रहेगा ना। अब वो है कि थोड़े टाइम बाद बाल्टी हो सकता है जल्दी ठंडी हो जाए वो, लेकिन उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैंने मग इसमें से अलग किया, तो ऐसा तो नहीं कि इस मग के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया और बाल्टी का कुछ और हो गया, सेम ही है ना। जितना गर्म मग का पानी उतना गर्म बाल्टी का पानी भी है। तो टेम्परेचर भी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक चम्मच भी उसमें से निकालता और स्किन पे डालता उतना ही जलता जितना एक मग डालता। समझ गए। तो टेम्परेचर भी कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर, प्रेशर क्या है, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फोर्स पर यूनिट एरिया, बेटा बातें नहीं, पर यूनिट वाली बात आ गई ना यहाँ भी। पर यूनिट मतलब एक छोटे से एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर पर यूनिट एरिया, प्रेशर क्या होता है, सॉरी, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। तो पर यूनिट वाली जितनी भी चीजें आ जाएगी ना, वो सब कहीं में आती है, इंटेंसिव। क्लियर है। तो प्रेशर भी कहीं में आता है, इसमें इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो, जैसे मैंने एक ग्लास स्लैब लिया, जैसे एग्जांपल ये देखो, ये ग्लास स्लैब लिया, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब यहाँ से स्ट्रेट में लाइट पास करूंगा तो ग्लास ज्यादा मोटा होता है, तो उसकी वजह से लाइट कुछ बेंड होगी इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो जितनी भी लाइट बेंड हुई, फिर जब वापस निकलेगी तो थोड़ी और बेंड होकर निकलती है। तो जिस एंगल से एंटर होती है उस एग्जैक्ट एंगल से निकलती नहीं हमेशा, या हो सकता है निकले भी, तो वो डिपेंड करता है कितना एंगल पे है। तो ये बाहर वाला है, ये मान लो ऐसे आ रही लाइट, ऐसे हुई और फिर ऐसे चली गई, ठीक है। तो इतने बड़े ग्लास के टुकड़े में, मतलब ये जो ग्लास का टुकड़ा है, इससे जब लाइट पास करूंगा तो ऐसे निकलेगी, और इसका अगर मैं छोटा सा पार्ट भी ले लूँ ना इस ग्लास को तोड़ के, समझ गए, ये वाला पार्ट, इसको यहाँ रखूं, तो इससे जब लाइट पास करूंगा तो इसमें भी उतने ही एंगल का डिफ्लेक्शन आएगा, जितना एंगल इसमें था उतना ही एंगल, क्योंकि ग्लास तो सेम है ना। ग्लास सेम है तो जितने लाइट बड़ा ग्लास बेंड कर रहा है उतनी लाइट छोटा ग्लास भी बेंड करेगा। समझ में आई ये चीज। अब वो ग्लास का बड़ा टुकड़ा लूं छोटा टुकड़ा लूं, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है, बस ग्लास सेम होना चाहिए, इसी का टुकड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई ना, वो ग्लास की प्रॉपर्टी है। अब ग्लास का छोटा टुकड़ा लूंगा तो भी उतनी बेंड करेगा, इतना बड़ा ग्लास ले लूंगा तो भी उतनी बेंड करेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास की प्रॉपर्टी। हाँ, उसमें ये मत सोचना ग्लास की थिकनेस विकनेस से फर्क पड़ता है। मैं बोल रहा हूं ये चीज कि ये कॉपी को ग्लास मान लो, इतनी ही थिकनेस का, इतनी लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। अब मैं अगर इसका एक टुकड़ा है, मैंने इधर से अगर लाइट पास की, तो इतने पूरे बड़े ग्लास में मैं यहां से करूं, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी लाइट पास करूं, एक ही बात है ना। या फिर इसका छोटा टुकड़ा काट के यहां से लाइट पास करूं, समझ गए ये चीज। तो वो ग्लास की प्रॉपर्टी है, ना कि ग्लास बड़ा है छोटा है उस पर डिपेंड कर रहा है, समझ गए। लेकिन उस पर फर्क पड़ जाएगा ग्लास की थिकनेस पे, कि पतला ग्लास है, इतना मोटा ग्लास है, तो वो बात अलग है। मैं बोल रहा हूं सेम ग्लास, सेम थिकनेस, यहां से लाइट मारूं इसमें, यहां से, या फिर यहां मिड से लाइट मारूं, या यहां से। ऐसा नहीं कि यहां से लाइट मारूं तो कम बेंड होगी, बीच में से मारी तो ज्यादा बेंड,
ग्लास की प्रॉपर्टी, कोई भी छोटे टुकड़े से लाइट मार दूंगा तो सेम ही जाएगी, वो सेम ही बेंड होगी। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो गया तुम्हारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, पानी की वो प्रॉपर्टी जो आयनिक वाले में आयनिक के बॉन्ड को वीक कर दे। मैंने NaCl डाला, NaCl में जो बीच में अट्रैक्शन है उसको पानी वीक कर देता है और Na और Cl को अलग करता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने बोला है Na+ और Cl- है। पानी या जो भी लिक्विड में मैं इसको डालता हूं, वो लिक्विड इसके बीच के बॉन्ड को वीक करता है। कितना वीक कर रहा है, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बहुत ज्यादा जल्दी इसको अलग कर पा रहा है NaCl को, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, हाई। जल्दी भी अलग नहीं कर पा रहा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम होता है 80, बार बार बता रखा है ये, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है ना, समझ गए चीज, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। अब मैं एक बाल्टी में नमक डालूं या फिर एक मग में नमक डालूं, पानी तो सेम है ना दोनों में, पानी सेम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वो प्रॉपर्टी भी सेम ही है। हाँ बे नमक सुना, इधर देख, ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा है, इससे मैंने एक मग निकाला साइड में रखा, ठीक है। तो दोनों में सेम पानी है, अभी दोनों में मैं नमक डाल रहा हूं, तो इसमें जो पानी इसके पानी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी की वजह से NaCl को अलग करेगा, वही पानी ये भी है ना, तो उतने ही पावर से ये भी अलग करेगा इसमें NaCl डालूंगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी की खुद की प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होगी कि एक चम्मच लिया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो गया, बाल्टी में बढ़ गया, पानी की प्रॉपर्टी है वो। समझ गए? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछोगे तो क्या है, इंटेंसिव। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखना है चीज, ठीक है। अब सारी पढ़ लूं मैं, हाँ ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो स्पेसिफिक वाली चीज आएगी ना, स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट या ऐसी, स्पेसिफिक की कोई भी चीज हो सब क्या होती है, इंटेंसिव। कोई सी भी हो, स्पेसिफिक कहीं भी आगे लग गया, कहीं भी आगे मोलर लग गया कि एक मोल या एक स्पेसिफिक वाला। अपन अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए थे स्पेसिफिक मतलब एक लिमिट कर दिया था ना अपन ने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाले में, तो स्पेसिफिक मतलब वो एक छोटे से क्यूब में लिमिट कर देता हूं, तो उससे फिर फर्क थोड़ी ना पड़ेगा आसपास कितनी है कोई चीज। समझ में आया? स्पेसिफिक और मोलर वाली सारी चीजें आएगी इसमें, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कोई सा भी स्पेसिफिक लगा देना आगे, ठीक है, सब इसमें आता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी इंटेंसिव ही होगा, समझ में आता है। मेल्टिंग बॉइलिंग वो उनके इंटरनल प्रॉपर्टी है यार, ठीक है। इतना गर्म करूँ कम गर्म करूँ, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग। पानी 100 पे बॉईल होता है तो मग भी 100 पे ही बॉईल होगा, बाल्टी भर भी 100 पे ही बॉईल होता है। समझ में आया चीज, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग दोनों हो गए। मोलर एंट्रोपी, मोलर कोई सी भी चीज आगे कहीं भी मोलर लगा तो मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, मोलर इंटरनल एनर्जी, किसी का भी मोलर, एक मोल के लिए बात करूं, सब क्या होगा, इंटरनल। किसी का भी स्पेसिफिक, इंटेंसिव। पीएच क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, क्योंकि पीएच को बोलते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+, तो लॉग तो कुछ होता नहीं है, H+ से मुझे काम है ना, ये लिखते हैं ना पीएच को अपन, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+, और ब्रैकेट लगाते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब बताया कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कोई सी भी हो, क्या है वो, इंटेंसिव। अब मैंने बोला है कि एक बाल्टी भर वही पानी लिया है, उसका पीएच नापा है, उसमें से एक चम्मच भर के पानी अलग किया और उसका पीएच नापूं, पीएच पेपर पे सेम ही पीएच आएगा ना, तो पीएच क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ गए? इतना क्लियर हुआ? ईएमएफ ऑफ सेल भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ईएमएफ ऑफ सेल भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कि जो मतलब जो अपन अभी सेल बना के आए उसमें जो ईएमएफ दिख रहा है वो सेल की प्रॉपर्टी है, उसमें चीजें बढ़ाने घटाने पे फर्क नहीं पड़ता। और वहां लिखा था अपन ने कि वो जो रॉड्स है उनका शेप साइज उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। 1 मोलर लेते हैं तब 1.1 वोल्ट आता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूँगा तो फिर अपना नर्व्स इक्वेशन आती थी। समझ में आ रहा है कुछ? कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो पीएच तो ईएमएफ पे फर्क पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने 1 मोलर फिक्स किया, उसके अलावा साइड की मैं कोई भी चीजें, रॉड कितनी भी बड़ी रख दूं उसमें, जिंक और वो कॉपर वाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 1 मोलर को कितना भी ज्यादा बड़ी बाल्टी में रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए।
समझ गए? तो ईएमएफ ऑफ सेल भी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज रटने मत बैठना, समझा दिए, एक बार खुद से भी इमेजिन करके समझ लेना, तो जब एग्जांपल आएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव। क्लियर है इतना? ठीक है। अब ये एक्सटेंसिव वाली में क्या होगा, उसको या तो मैं आधा करूंगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगी, या फिर मग से अलग किया तो प्रॉपर्टी चेंज होगी, उधर बीच में दीवार खींच दिया ऐसा, मास चेंज होगा। मग भर के अलग करूंगा तो मास कम हुआ ना, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, टोटल है ना। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट में तो अभी भी मग में भी उतने ही रहेंगे, पर यूनिट में बाल्टी में भी पर यूनिट में उतने ही रहेंगे। लेकिन ओवरऑल पूछूं, पूरी बाल्टी में मान लो 100 मोल थे, मग लेके अलग किया तो ओवरऑल मोल तो कम होंगे ना, पर यूनिट के भले ही उतने रहेंगे। तो पर यूनिट मोल मतलब मोलैरिटी हो गया ना, तो मोलैरिटी इंटेंसिव है, लेकिन सिर्फ मोल की बात करूं ओवरऑल टोटल तो एक्सटेंसिव है, फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब ये जितने भी एनर्जी वाले टर्म्स आएंगे ना अभी इस चैप्टर में, सारे एनर्जी वाले टर्म्स, सारे क्या एनर्जी वाले टर्म्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और हीट कैपेसिटी, सारे एनर्जी वाले टर्म्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिव। ठीक है, फर्क पड़ता है अनुभव को नहीं पड़ता चलो, एनर्जी, हीट और वर्क, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव। हीट और वर्क ये चीजें चेंज होगी ना, कोई मतलब आधा या वो करने पे। मैंने सिस्टम लिया, सिस्टम में गैस का अमाउंट बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं, उसको उसकी इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी ना, कि नहीं होगी? होगी। मेरे सिस्टम में मान लो 100 गैस के पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल की कुछ एनर्जी होगी। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें मैंने और ज्यादा गैस ऐड कर दी है, अब पार्टिकल हो गए 500, तो हर एक पार्टिकल की कुछ एनर्जी होगी, तो 500 पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा ही होगी ना। तो एनर्जी के कोई भी टर्म्स हो, चीजें कम या ज्यादा करने पे फर्क पड़ता है। ठीक है। अब ये क्या होते हैं वो आगे पढ़ोगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और हीट कैपेसिटी। लेकिन एनर्जी का कोई सा भी टर्म आएगा क्या बोलोगे, एक्सटेंसिव। समझ गए इतना? और एनर्जी में हीट और वर्क भी क्या है, एक्सटेंसिव। समझ गए चीजें? तो अब ये जो लिखा ना इंटेंसिव में, याद रखना मोलर वाला कोई भी टर्म हो और स्पेसिफिक वाला कोई भी टर्म हो, कई में आते हैं इंटेंसिव। किसी भी वर्ड के आगे मोलर लगा हो, ये स्पेसिफिक लगा हो, क्या बोलोगे, इंटेंसिव है। ठीक है। और उसका तो लिमिटेड है एनर्जी टर्म्स, ये मतलब ये ऐसा है ना, ये सारे एनर्जी के टर्म्स है ना, और ये लिखा है वो। ठीक है। तो एनर्जी के टर्म्स और उसके अलावा तो मास, वॉल्यूम और मोल। क्लियर है? ठीक है। अब ये देखो, एक और क्वेश्चन ये आता है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रेशो लेते तो इंटेंसिव आता है। समझ में आ गया? मास वॉल्यूम कहाँ लिखा था, वो जहां भी लिखा था, ये देख लो। मास क्या होता है, चेंज होता है ना, तो मास क्या है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम चेंज होता है तो एक्सटेंसिव। डेंसिटी चेंज नहीं होती ना, और इंटेंसिव। तो बोला भी है कि दो एक्सटेंसिव का रेशो लेते हैं तो आंसर क्या आता है, इंटेंसिव। थ्योरी में पॉइंट आता है तो पता होना चाहिए। मोलैरिटी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सिर्फ टोटल मोल्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, लेकिन मोलैरिटी इंटेंसिव। समझ गए? अब ये दो पॉइंट, रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिकेट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वही लिखा है। ये पॉइंट अब पढ़ो। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव। एक्सटेंसिव को इंटेंसिव में कब कन्वर्ट कर पाता हूं, जब मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूं। एक्सटेंसिव ये सब है, मास पर यूनिट की बात करूंगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ना, तो क्या हो जाएगा वो, इंटेंसिव। समझ में आया? तो कभी भी मैं कोई भी एक्सटेंसिव की पर यूनिट की बात करूंगा तो वो पर यूनिट में अगर चले गया तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो मोलर स्पेसिफिक मतलब ही पर यूनिट होता है यार। स्पेसिफिक कर दिया मतलब मैंने वो लिमिट कर दी ना बॉक्स की, तो बॉक्स पर यूनिट ही तो था मेरा, तो पर यूनिट की बात करूंगा तो सारी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है सुनो, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कब, व्हेन इट इज डिफाइंड फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ गए? एक्सटेंसिव को यूनिट के लिए बोलते हैं तो इंटेंसिव होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव को यूनिट के लिए इंटेंसिव होता है, बस इतना ही था। समझ गए? तो ये अपना सेकंड पार्ट खत्म होता है यहाँ पे इसका ये। अब इसके बाद थर्ड पार्ट आता है जिसमें और भी कॉन्सेप्ट, मतलब नए नए टर्म्स पढ़ने, स्टेट फंक्शन
और पाथ फंक्शन, ये क्या होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आएगी। ठीक में अपन ने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री ये पढ़ लिया है, ठीक है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव समझ लिया है। अब दो और नए टर्म्स आते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ये नए दो और टर्म समझने हैं तुम लोगों को, ठीक है। और इसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आएगी, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो ये चीज तुम लोग पहले से पढ़ के आओ ना। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जो चेंज हो टाइम के साथ। मैथ में पढ़ते हैं ना, वेरिएबल एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, कि उसका मतलब मैंने बोला 3x 4x, तो वो चीजें चेंज होगी ना, तो वेरिएबल टाइम के साथ चेंज होते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है, हीट की प्रोसेस, हीट के मूवमेंट वाली प्रोसेस। बेटा सारे इधर, हीट के मूवमेंट वाली प्रोसेस को ही थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। मतलब अपना सिस्टम की ही बात करेंगे अपन, सिस्टम मतलब वो पिस्टन वाला डायग्राम, क्लियर है सबको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ थर्मोडायनेमिक मतलब मैंने वो सिस्टम को बोला है थर्मोडायनेमिक, क्योंकि उसी में तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो मेरा सिस्टम ये वाला क्या हो गया मेरा थर्मोडायनेमिक, क्योंकि इसी में हीट का एक्सचेंज है, सारी चीजें हो रही है, तो थर्मोडायनेमिक। इसमें वो क्या बोल रहा है, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जो चेंज हो रही है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो इसमें टाइम के साथ चेंज होती है। टाइम के साथ पिस्टन मैंने नीचे कर दिया तो कुछ चीजें चेंज होगी, पिस्टन ऊपर किया तो चीजें चेंज होगी ना, ठीक है। तो कौन, और इसके अंदर मोस्टली अपन जो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो गैसियस फेज, गैस फील लेते हैं कि ये जो अपने सिस्टम के अंदर क्या फील्ड है, गैसियस चीजें भी फील्ड है, कोई भी गैस हो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में इसके अंदर अपन ने क्या फील कर रखी है, कोई भी एक गैस, ठीक है। ये पिस्टन है ना, और ये अपना क्या है, पूरा सिस्टम ही तो था, ठीक है। चलो, तो एक चीज अपन पढ़ के आया ना कि अगर मैंने इसके अंदर गैस फिल कर रखी है तो गैस कोई भी किन चीजों पे डिपेंड करती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस। कोई भी गैस PV/NRT इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू NRT, ये क्या होती है तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन, ये याद रखना है ना। कोई भी गैसियस चीज प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, इन पे डिपेंड करेगी, R तो कांस्टेंट होता है। तो कितनी चीजें हैं यहाँ से डिपेंड वाली, 1 2 3 और 4। तो इन 4 चीजें, ये 4 चीजें चेंज होगी ना कोई भी गैस की, अगर कोई वर्क कर रही है तो, समझ में आया, ठीक है। तो कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, P, V, T और N भी होगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चीजें हमेशा चेंज होगी जब भी पिस्टन ऊपर और नीचे आएगा। पिस्टन को नीचे किया तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं, पिस्टन ऊपर करूंगा तो भी चेंज होगी ये चीजें, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम का बिहेवियर ये चीजें डिफाइन करती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। जो वेरिएबल वो जो चीजें चेंज होती है, ठीक है। वेरिएबल मतलब जो चीजें चेंज हो टाइम के साथ या पिस्टन की वर्किंग के साथ, ठीक है। और यही स्टेट ऑफ एनी सिस्टम डिफाइन करेगी। स्टेट मतलब वो चीज जो फाइनल, मतलब मैंने बोला पिस्टन अभी यहाँ पे था, फिर मैंने पिस्टन को नीचे किया, तो अब मैंने बोला पिस्टन यहाँ पे है, समझ में आया। तो स्टेट मैं बोल रहा हूँ किस स्टेट में है, कोई भी चीज यही बोलता है ना किस स्टेट में। जैसे मैंने बोला बर्फ जमाया तो पहले लिक्विड में था, फिर बाद में सॉलिड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे स्टेट मतलब वैसा मत समझो, स्टेट मतलब किस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। पिस्टन अभी यहाँ पे है, मैंने बोला पिस्टन मैंने प्रेस किया थोड़ा, अब पिस्टन कहाँ आ गया यहाँ पे। तो पहले पिस्टन की स्टेट क्या थी, ये, अब पिस्टन की स्टेट चेंज हुई ना, ये। तो पिस्टन धीरे धीरे जा रहा है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे बस 2 स्टेट सिलेक्ट करनी, पहले कहाँ था अभी कहाँ है, बात खत्म। कि पिस्टन पहले किस स्टेट पे था, अभी किस स्टेट पे है। अब बीच में पिस्टन चल के ही मतलब ऐसे धीरे धीरे आया होगा यहाँ से यहाँ पे, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि यार इसको अभी आना था। चलो यहाँ पे पिस्टन है तो ये मैं बोल रहा हूँ कि पहला स्टेट है मेरा, ठीक है। मैंने क्या बोला है, किस स्टेट पे, यहाँ पे। अब वो किस स्टेट पे पहुंच गया, स्टेट 1, और ये क्या बोला मैंने, स्टेट 2। ये वर्ड्स के मतलब से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, पहले इस स्टेट में था अब इस स्टेट में पहुंच गया है। तो स्टेट वाली चीजें इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रही है ना, वहां से यहाँ तक आया उससे मुझे क्या करना, बस मुझे पता है कि इस स्टेट पे था तो इसके अंदर कितना प्रेशर, कितना वॉल्यूम, कितना टेम्परेचर था। इस स्टेट पे आ गया तो अब प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा होगा तो कैसे प्रेशर बढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं मुझे। तो स्टेट फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और
फाइनल पे। वो बीच के इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक आया तो क्या हो रहा होगा, कोई मतलब नहीं है। इनिशियल में पीवीटी कितने थे, स्टेट 2 पे आ गया तो पीवीटी कितने हैं, समझ गए। तो स्टेट फंक्शन हमेशा किस चीज पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल चीजों पे बस, ठीक है। चलो तो ये चीजें यहाँ तक लिखी, स्टेट ऑफ एनी, तो ये लिखा पीवीटी चेंज तो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करूँगा तो स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होगा ना। वॉल्यूम चेंज मतलब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करना, तो स्टेट चेंज हो गया, और जहां पे भी गया है वो दूसरा स्टेट होगा, स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे इस जो आ रहा है इस पे डिपेंड नहीं करता, बस पहले कहाँ था बाद में कितना हो गया, बस उसी चीज पे है, ठीक है। तो इससे तुम्हारे दो चीजें आती है, एक स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। सुनो बेटा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों से मेरा मतलब है प्रेशर कुछ होगा, इसका वॉल्यूम कुछ होगा, इसका टेम्परेचर कुछ होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स या कुछ पार्टिकल होंगे, समझ में आता है। इसकी एंथैल्पी होगी, ये क्या होते हैं अभी छोड़ दो, बट एनर्जी के टर्म्स है अलग अलग, ठीक है। इसकी एंथैल्पी होगी, इसकी एंट्रोपी होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी होगी और इसकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी इस सिस्टम की, समझ गए अभी क्या बोला मैंने। इसके अंदर इतनी चीजें हैं, सारे इधर सोना नहीं है, इसके अंदर इतनी चीजें, जब मैं पिस्टन को नीचे प्रेस कर रहा हूं तो इनमें से कौन कौन सी चीजें चेंज हुई है यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में देखो दो चीजें हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और एक इनिशियल और फाइनल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जो चेंजेस इनिशियल और फाइनल पे देखे जाएंगे उनको बोलेंगे स्टेट फंक्शन, और जो चेंजेस इस मोमेंट के साथ साथ चेंज हो रहे हैं उनको बोलेंगे पाथ फंक्शन। समझ में आया। जैसे अब ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कुछ कुछ थे, और ये सब चीजें इस स्टेट पे कुछ कुछ थी। यहाँ पे पिस्टन आ गया तो अब ये सब चीजें कुछ मान लो P1 V1 T1 N1 H1 S1 सब 1 1 1 कर दिया। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये सब चीजें 2 2 2 कर दूं मैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हीट और वर्क जो है ये एनर्जी के दो फॉर्म से एक्सचेंज होने के लिए, सॉरी हीट और वर्क क्या एनर्जी के दो फॉर्म से एक्सचेंज होने के लिए। तो जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तब हीट का चेंज हो रहा होगा ना कंटिन्यू। जब पिस्टन ऊपर से नीचे मैंने प्रेस किया तो हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या अंदर आ रही होगी, कुछ जो भी दोनों में से हो रहा होगा। तो हीट डिपेंड करे, जैसे मान लो ठीक है यहाँ पे था, अच्छा एक चीज बताओ, साइक्लिक प्रोसेस हटा दो। अभी ये जैसे पिस्टन नीचे जा रहा है, ठीक है, तो पिस्टन जैसे नीचे जा रहा है उस टाइम पे या तो हीट लिबरेट हो रही होगी या फिर हीट अंदर आ रही होगी। तो हीट तो पाथ पे डिपेंड करती है ना, कि यहाँ से जैसे जैसे जा रहा है उस टाइम पे भी हीट के चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हीट क्या हो गई, पाथ पे डिपेंड करती है, तो हीट पाथ फंक्शन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जब वो नीचे जा रहा है तो वर्क करना मतलब थोड़ा सा भी मूव किया तो वर्क किया है ना उसने। तो जैसे जैसे नीचे नीचे जा रहा है वर्क भी तो किया है। तो हीट और वर्क क्या है, पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो हीट और वर्क क्या हो गए, पाथ फंक्शन। ये चीज समझ में आई, हीट और वर्क क्या हो गए, पाथ फंक्शन में लेते हैं अपन। लेकिन ये बाकी जितनी भी चीजें ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स, ये कि पहले गैस कुछ इस कंडीशन पे थी, बाद में वही गैस की कंडीशन चेंज हो गई, तो वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रही है। स्टेट मतलब इनिशियल में कितने थे, फाइनल में कितने, इनिशियल प्रेशर कितना था, फाइनल प्रेशर कितना है। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, जैसे मैंने बोला है हल्का सा थोड़ा सा खसका है, थोड़ा सा पिस्टन खसका है, तो पहले जब पिस्टन ऊपर था तो प्रेशर मैंने बोला P1, जैसे थोड़ा सा खसका प्रेशर में कुछ चेंज आके P2 हो गया होगा। तो P1 और P2 ये दो ही चीजें आएगी ना मेरे पास। लेकिन हीट वाली चीज तो कंसिस्टेंटली जैसे थोड़ा खसका, वो हीट या तो लिबरेट हो रही होगी आ रही होगी, तो पूरे पाथ पे ही डिपेंड करती है हीट। हीट और वर्क जो है वो पूरे पाथ पे डिपेंड करेंगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा। तो हीट और वर्क पाथ फंक्शन है। लेकिन प्रेशर P1 V1 P2 है, और ये क्या है V1 V2 N1 N2 T1 T2, ये चीजें क्या है, सारी स्टेट फंक्शन है। इनिशियल और फाइनल की ही देखी जाती है कि अभी टेम्परेचर कितना है, पहले यहाँ पहुंच गया तो बाद में टेम्परेचर कितना है, बस ये देखा जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, फाइनल कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है। समझ गए चीजें। तो क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन। तो दो चीजें ऐसी अपनी हीट और वर्क जो कि क्या है,
पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करते हैं। बाकी क्या है, स्टेट फंक्शन। बाकी में क्या क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से दिखता है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर है, ये चार तो यहाँ से दिख गए। उसके अलावा एनर्जी के जो दूसरे टर्म्स हैं, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स टू एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन। इनिशियल में कितने थे, फाइनल में कितने थे, बस। लेकिन हीट और वर्क क्या है, पूरे पाथ पे डिपेंडेंट पाथ फंक्शन है। हाँ हाँ, वो आ रहे हैं उधर, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज मेन है तुम्हारी, हीट और वर्क वाली चीज है, ठीक है। और हीट से ही रिलेटेड ये एक चीज की हीट कैपेसिटी। अब वो हीट अगर मैं एक मोल के लिए डिफाइन कर रहा हूं तो मोलर हीट, और स्पेसिफिक एक ग्राम के लिए डिफाइन कर रहा हूं किसी भी चीज का तो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक मतलब एक ग्राम के लिए, और मोलर मतलब एक मोल के लिए, बस। तो हीट है मतलब स्पेसिफिक वाली भी है और मोलर वाली भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग है। हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। और वर्क में, हीट में अगर मोलर हीट बोलूं तो वो भी है और स्पेसिफिक भी है, दोनों है। तो ये दो ही चीज ऐसी है जो अपने इसमें क्या है, पाथ फंक्शन। बाकी सारे काय में आ जाती है, स्टेट फंक्शन में। याद रह जाएगा इतना, ठीक है। अब उसमें देखो, इसमें इतना है 5 उसमें उतना है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, जहां से शुरू हुई वहीं पे खत्म हो गई। तो मैंने बोला पिस्टन पहले यहाँ पे था, यहां से पिस्टन नीचे आएगा और फिर वापस यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब नीचे गया होगा तो जो भी इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा वहां पे तो ये सब चीजें चेंज हुई होगी। लेकिन जब वापस से पिस्टन यहाँ आ गया तो मान लो अभी वॉल्यूम इतना है तो बाद में भी वॉल्यूम इतना ही रहा ना। ये चीजें समझ में आई सभी? इधर बेटा क्वेश्चन आएंगे फिर भूल जाओगे। साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। साइक्लिक मतलब क्या, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म। पिस्टन एक बार नीचे गया, यहां तक आया, फिर पिस्टन वापस उसी जगह आ गया जहां से शुरू हुआ था, तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? जहां से शुरू हुआ था वहां भी, तब भी वॉल्यूम V1 था। पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब वापस वहां आ गया तब भी वॉल्यूम V1 ही है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं, प्रेशर चेंज नहीं, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं, तो सेम आ गया ना। तो ये सब चीजें जो है, ये क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाती है। मतलब इनका चेंज जीरो आता है, जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहती है। तो जितने भी स्टेट फंक्शन हैं वो साइक्लिक प्रोसेस में कैसे हो जाते हैं, जीरो। जीरो का मतलब है इनिशियल में जितने थे उतने ही फाइनल में भी हैं। यहां से शुरू किया था जितने थे, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब वापस यहाँ आया तब भी उतने ही है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ नहीं, सारी चीजें अगर मान लो ऊपर से नीचे आने पे टेम्परेचर बढ़ भी रहा तो जब वापस आएगा तो देखो इसको ऐसे समझ, जैसे पिस्टन नीचे मारा ऐसा मान के हीट निकल गई, जब पिस्टन वापस ऊपर आएगा तो उसको वापस खींच लेगा। जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव हो रहा है तो चीजें अगर कोई बाहर जा रही है तो वापस अंदर आएगी, वापस बाहर वापस अंदर, तो ये चीजें चलती रहेगी पिस्टन के साथ। समझ गए? ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है तुम्हारी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो। लेकिन हीट और वर्क देखो, पिस्टन यहां था, मैंने बोला पिस्टन नीचे गया है, फिर वापस से उसी जगह आ गया, तो मैं ये बोलूंगा क्या कि वर्क जीरो किया पिस्टन ने? नहीं ना, मतलब वर्क तो किया है ना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का इंजन भी अपन वो टीवीज में देखते तो ऐसे होता है ना, मूव करता नीचे ऊपर। तो ऐसा एक भी उसने ये किया तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, दूसरा ऐसे किया तो गाड़ी और आगे, तो वर्क तो कर रहा है ना, भले वो फाइनल पॉइंट वहीं आ रहा है उसका। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये पिस्टन है, यहां से नीचे गया और ऊपर वापस उसी जगह आ गया, तो तुम ये बोलोगे क्या कि उस सिस्टम ने कुछ भी वर्क नहीं किया? किया है ना वर्क? नहीं किया क्या? हाँ ऐसा बोलो, ठीक है, वर्क किया है ना उसने। तो पाथ फंक्शन जो है, जो चीजें पाथ पे डिपेंड करती है पूरे रास्ते पे, उसको जीरो नहीं बोलोगे ना, उसको तो पूरा रास्ता जोड़ रहा हूं मैं। तो पाथ फंक्शन साइक्लिक में जीरो नहीं होता, लेकिन स्टेट फंक्शन साइक्लिक में सारे क्या हो जाते हैं, जीरो। तो दो चीजें याद रहेगी, ठीक है, बस यही पॉइंट है और ये क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। स्टेट फंक्शन पीवी इक्वल टू एनआरटी से याद रखोगे। इसमें क्या क्या आते हैं स्टेट फंक्शन के एग्जांपल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल और ये एनर्जी के टर्म्स। पिस्टन नीचे करूंगा तो ये सब चीजें चेंज होगी। तो स्टेट फंक्शन सारे इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। स्टेट 1 मतलब ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल पे चेंज करते हैं, ठीक है। पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम, प्रेशर सब में चेंजेस आएंगे और जो भी चेंज आ रहा है वो इनिशियल फाइनल का ही मतलब चेक किया जाएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल में कितना है, फाइनल पे कितना है। नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, सो वी टेक अबाउट चेंजेस। देखो
इस चीज में हमेशा अपन चेंजेस ही देखेंगे, हर एक पॉइंट पे नहीं देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे क्या है, जो इनिशियल में और फाइनल बस वही देख रहे हैं। तो चेंज 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 इन सब का, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। ये चेंज का मतलब है ये कि चेंज क्या होता है, जीरो हो जाता है वो, ये जो चीजें लिखी ना मैंने, चेंज जीरो कब होगा, साइक्लिक के लिए, और ये नॉर्मल में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो नॉर्मल में क्या होते हैं, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन साइक्लिक में सब चीजें कैसी हो जाती है, जीरो। तो ये ठीक है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इज जीरो, स्टेट फंक्शन के चेंज इज जीरो, क्योंकि स्टेट में पॉइंट लिखा है। पाथ डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलो ये इतना क्लियर है। अब इसको ग्राफ से समझाना हो तो साइक्लिक प्रोसेस में जहां से गया था वहीं आ गया, प्रेशर पहले इतना था, इधर इतना, यहाँ पे तो प्रेशर चेंज हो गया ना, लेकिन जब वापस यहाँ आ गया तो प्रेशर जीरो ही हो गया। सेम वॉल्यूम के केस में, सेम बाकी सब चीजों के केस में, जहां से शुरू करोगे वहीं आ गया तो वही पॉइंट मिलेगा ना ग्राफ पे, तो कुछ चेंजेस ही नहीं हुए। तो साइक्लिक का ग्राफ ऐसे डिफाइन करेगा, और नॉर्मल वाले का इनिशियल फाइनल का ऐसे, कि इनिशियल में कितना था, फाइनल पे कितना है, बस उस पर डिपेंड करता है। समझ गए, ठीक है। हाँ, अब ये पाथ फंक्शन, इसके पॉइंट डिपेंड्स ऑन द एंटायर पाथ, पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा, जहां जहां जैसा भी है। डिपेंड्स ऑन द इनिशियल, फाइनल एंड पाथ ऑल्सो, तीनों चीजों पे, इनिशियल भी, पाथ भी और फाइनल, पूरी प्रोसेस इंक्लूड होती है इसमें। फॉर साइक्लिक प्रोसेस इट इज नॉट जीरो, साइक्लिक के लिए ये चीज जीरो बोलूंगा क्या, कि हीट चेंज जीरो नहीं, सारी चीजें ऐसी, ठीक है। हीट पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है, और हीट की कैपेसिटी, मतलब हीट को अगर मैं मोल के लिए बोलूं और स्पेसिफिक बोलूं तो वो दोनों भी क्या है, पाथ फंक्शन है। समझ गए, ठीक है, गुड। अब ये देखो इधर ए और बी वाला है ना, पता नहीं क्या समझ रहे हो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन पढ़ते हैं ना बेसिक। डिस्टेंस स्टेट फंक्शन होगा कि पाथ, डिस्टेंस क्या होगा मुझे ये बताओ, और डिस्प्लेसमेंट, समझ गया ना, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्टेट फंक्शन। और डिस्टेंस तो पूरा किधर से जा रहा हूं, पूरी चीज इंक्लूड करते हुए बोलूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, पाथ फंक्शन। तो क्या हो गया, तो ए से बी अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये पूरा क्या, मतलब पूरे रास्ते पे ये है ना, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये ए से बी, डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है वैसे, लेकिन अगर ए से बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ही बोलूंगा ना मैं इसको अभी, डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, स्टेट फंक्शन। मतलब ऐसा होगा नहीं बट ठीक है, ये भी डिस्टेंस ही है। तो देखो अगर मुझे कोई स्टेट फंक्शन देखना है तो मेरे को सिर्फ ए और बी पॉइंट चाहिए, अब वो ए और बी पे कैसे आया है मुझे कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर पाथ पे डिपेंड कर रही है चीजें तो फिर वो चीजें क्या हो जाएगी, पाथ पे डिपेंड कर रही है तो पाथ फंक्शन, और पाथ पे नहीं कर रही तो स्टेट फंक्शन। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, यही बोलते हैं ना अपन वर्ड्स। तो स्टेट मतलब सिर्फ इनिशियल फाइनल, और पाथ मतलब पाथ। इसके दो ही एग्जांपल है, उसके पीवी इक्वल टू एनआरटी, और उसके अलावा चारों एनर्जी के टर्म्स। एग्जांपल याद हो जाएंगे, 4 एनर्जी के टर्म्स और पीवी इक्वल टू एनआरटी, और इसमें सिर्फ हीट और वर्क, बात खत्म। समझ गए, ठीक है। इससे थ्योरी का ही क्वेश्चन आता है कि कौन स्टेट फंक्शन है, कौन पाथ फंक्शन है, साइक्लिक में स्टेट फंक्शन का क्या होगा, साइक्लिक में पाथ फंक्शन का क्या होगा, ये बस इतना ही आता है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, है ना। चलो सारे इधर है ना, तो ये वाला लेक्चर तो अपन यहीं पे पॉज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वाला, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, पहले क्या होती है। चलो पहले थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पढ़ेंगे, जो आइसोकोरिक आइसोबारिक वाले, वो 4 पढ़ेंगे, और फिर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये इतना पढ़ के फिर आगे की चीज पढ़ना है हीट और वर्क, ये 2, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। हाँ